नमस्कार, जय हिंद। 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी का दिन था और अमृतसर में एक मेला जो सैकड़ों सालों से लगता आ रहा था लगा हुआ था। उसमें उस दिन भी बहुत सारे हज़ारों लोग आए थे। यह मेला लगा हुआ था जलियांवाला बाग में। किसी को नहीं पता था कि क्या होने वाला है, किसी को कोई अंदाज़ा नहीं था। 13 अप्रैल 1919 का दिन हिंदुस्तान के इतिहास में एक सबसे काला दिन है और दुनिया के इतिहास में भी शायद बहुत कम ऐसे वाक़ये हुए हैं जिनको हम काला इतिहास या काले दिन के रूप में जानते हैं। उस दिन अंग्रेज़ों के ब्रिगेडियर जनरल डायर की ज़िद और बर्बरता के कारण कम से कम 400 लोग, जो ऑफिशियल फिगर है, मौत के घाट उतार दिए गए और 2000 से ज़्यादा लोग घायल हुए। लेकिन अनऑफिशियली अगर इस फिगर को लिया जाए तो कम से कम 1300 से 1400 लोग मारे गए और 2000 से ज़्यादा घायल हो गए। आज मैं आपको लेके चलता हूँ 13 अप्रैल 1919 की उस भयंकर बर्बरतापूर्ण कहानी को सुनाने। जलियांवाला बाग हत्याकांड को समझने से पहले हमको रॉलेट एक्ट को समझने की आवश्यकता है। 18 मार्च 1919 को तत्कालीन ब्रिटिश हुकूमत ने हिंदुस्तान में रॉलेट एक्ट को इंट्रोड्यूस किया। उस एक्ट के हिसाब से किसी भी इंसान पर देशद्रोह का मुकदमा लगाया जा सकता था और उसको 2 साल तक जेल में डाला जा सकता था। सबसे गंभीर बात यह थी कि उसके खिलाफ किसी कोर्ट में अपील भी नहीं की जा सकती थी। तब एक नारा चला, ना अपील, ना वकील, ना दलील। इस रॉलेट एक्ट के खिलाफ पूरे देश में प्रदर्शन होने लगे और शायद पंजाब में यह प्रदर्शन ज़्यादा उग्र हो गया। 10 अप्रैल 1919 को इस आंदोलन में भाग लेने वाले 2 नेता सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया और उनको काला पानी की सज़ा दे दी गई। उसके बाद अगले 2 दिनों तक अमृतसर की सड़कों पर भारतीयों और ब्रिटिश सरकार के नुमाइंदों के बीच बहुत हिंसक झड़पें हुई, जिसको बड़ी क्रूरता से ब्रिटिश सरकार ने दबा दी। बैसाखी के दिन 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक सभा रखी गई जिसमें कुछ नेता भाषण देने वाले थे। शहर में कर्फ्यू लगा हुआ था, फिर भी सैकड़ों लोग ऐसे थे जो बैसाखी के मौके पर लगने वाले उस मेले में सपरिवार पहुंचे थे। शहर में धारा 144 लागू कर दी गई थी, लेकिन जलियांवाला बाग की एंट्रेंस पर, दीवार पर ऐसा कोई आदेश नहीं था, तो लोग बेखौफ उस मेले में शामिल होने पहुंच गए। वहां पर कुछ नेता पड़ी हुई रोड़ियों पर खड़े होकर भाषण दे रहे थे। इतने में उन्होंने कुछ आवाजें सुनी। जलियांवाला बाग में घुसने का रास्ता बहुत सकरा था और उस रास्ते में गाड़ियां नहीं जा सकती थी। ब्रिगेडियर जनरल रेजिनॉल्ड डायर 90 ब्रिटिश सैनिकों के साथ और बख्तरबंद गाड़ियों को लेकर वहां पहुंचा, लेकिन जब उसे लगा कि गाड़ियां अंदर नहीं जा सकती तो उसने पैदल ही अंदर आने का हुक्म दिया और वो अपने सारे सैनिकों को लेकर जलियांवाला बाग की सकरी गली में घुस गया। लोग वहां शांति से भाषण सुन रहे थे। तभी लोगों ने सैनिकों के कदमों की आवाज़ सुनी। जनरल डायर और उसके सैनिकों ने जलियांवाला बाग के एक छोटे से घुसने वाले रास्ते को पूरी तरह कवर कर लिया और उनकी तरफ बंदूकें तान दी। भाषण दे रहे नेताओं ने थोड़ी देर के लिए भाषण रोका, दरवाजे की तरफ देखा और वहाँ पाया जनरल डायर
और उसके 90 अंग्रेज सैनिकों को। उन सब ने बंदूक फायरिंग की पोजीशन में तान रखी थी। नेताओं ने सबसे शांति की अपील की और कहा कि आप लोग अपनी अपनी जगह पर बैठे रहिए, ये लोग सिर्फ हमें डराने आए हैं, कुछ नहीं होगा। सैनिकों ने बाग को घेर कर बिना कोई चेतावनी दिए निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाना शुरू कर दी। उस दिन मात्र 10 मिनट में 1650 राउंड गोलियां दागी गई। जलियांवाला बाग उस समय मकानों के बीच में एक खाली मैदान था, जहां से निकलने और घुसने का रास्ता बहुत सकरा और केवल एक ही था और चारों तरफ मकान थे। भागने का कोई रास्ता नहीं था। कुछ लोग जान बचाने के लिए मैदान में मौजूद एकमात्र कुएं में कूद गए और वो कुआं भी अंततः लाशों से पट गया। लोगों ने दीवारों को फांद कर भागने की कोशिश करी, लेकिन जनरल डायर और उसके क्रूर सैनिकों ने दीवारों पर भी निशाना बनाकर उनको गिरा दिया। उन दीवारों पर गोलियों के निशान आज तक भी मौजूद हैं। बाग में लिखी पट्टिका पर लिखा है कि 120 शव तो सिर्फ कुएं से ही मिले। शहर में उस दिन कर्फ्यू लगा हुआ था, जिस कारण से घायलों को उपचार के लिए अस्पताल भी ले जाया न जा सका। लोगों ने तड़प तड़प कर वहीं दम तोड़ दिया। अमृतसर के डिप्टी कमिश्नर कार्यालय में 484 शहीदों की सूची है, जबकि जलियांवाला बाग में कुल 388 शहीदों की सूची है। ब्रिटिश राज के अभिलेख इस घटना में 200 लोगों के घायल होने और 379 लोगों के शहीद होने की बात स्वीकार करते हैं, जिसमें 337 पुरुष, 41 नाबालिग लड़के और एक 6 सप्ताह का बच्चा था। आधिकारिक रूप से मरने वालों की संख्या 379 बताई गई है, जबकि पंडित मदन मोहन मालवीय के अनुसार कम से कम 1300 लोग मारे गए थे। अमृतसर के तत्कालीन सिविल सर्जन डॉक्टर स्मिथ के अनुसार उस दिन मरने वालों की संख्या 1800 से अधिक थी। इस जघन्य हत्याकांड को अंजाम देने के बाद जनरल डायर ने मुख्यालय पहुंचकर अपने वरिष्ठ अधिकारियों को टेलीग्राम किया और कहा कि उस पर भारतीयों की एक फौज ने हमला कर दिया था, जिससे बचने के लिए उसको उन पर गोली चलानी पड़ी। तत्कालीन ब्रिटिश लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओडायर ने प्रशंसा करते हुए जनरल डायर के इस कृत्य को सराहा और उसके इस निर्णय को अनुमोदित किया। इस हत्याकांड की विश्वव्यापी निंदा हुई, जिसके दबाव में भारत के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एडविन मॉन्टनू ने 1919 के अंत में इस घटना की जांच के लिए हंटर कमीशन को नियुक्त किया। कमीशन के सामने जनरल डायर ने बड़े फख्र से यह दलील दी कि मैं भारतीयों को मारने का निर्णय लेकर ही वहां पहुंचा था, और तो और मैंने तो तोपों का इंतजाम भी किया था, पर तोप वहां जा नहीं पाई क्योंकि रास्ता सकरा था। हंटर कमीशन की रिपोर्ट आने पर 1920 में ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर को पदान्वत करके कर्नल बना दिया गया और अग्रिम सूची में रख दिया गया। उसको भारत में कोई भी पोस्टिंग ना देने का निर्णय लिया गया और स्वास्थ्य कारणों के कारण उसको ब्रिटेन वापस भेज दिया गया। हाउस ऑफ कॉमन्स ने उसका निंदा प्रस्ताव पारित किया, परंतु हाउस ऑफ लॉर्ड ने इस हत्याकांड की प्रशंसा करते हुए उसका प्रशस्ति प्रस्ताव पारित किया। विश्वव्यापी निंदा के दबाव में बाद में ब्रिटिश सरकार ने उसका निंदा प्रस्ताव पारित किया और 1920 में ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर को इस्तीफा देना पड़ा। इस हत्यारे की मृत्यु प्राकृतिक कारणों से 1927 में हो गई। जब जलियांवाला बाग में यह हत्याकांड हो रहा था, उस वक्त उधम सिंह भी वहीं मौजूद थे। उन्हें भी गोली लगी थी
उन्होंने तय किया कि वह इसका बदला लेंगे। 13 मार्च 1940 को उन्होंने लंदन के कैक्सटन हॉल में इस घटना के समय ब्रिटिश लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओडायर को गोली चलाकर मार दिया। उधम सिंह को 31 जुलाई 1940 को माइकल ओडायर की हत्या के जुर्म में फांसी पर चढ़ा दिया गया। बहुत बड़ी एक किंवदंती है लोगों में कि उधम सिंह ने जनरल डायर को मारा था, जबकि उधम सिंह के द्वारा माइकल ओडायर को मारा गया था। जनरल डायर अपनी ही मौत मरा किसी बीमारी से। हालांकि हमारे देश के नेता नेहरू जी और गांधी जी ने उधम सिंह के इस कृत्य की निंदा की थी। इस हत्याकांड ने तब 12 वर्ष की उम्र में भगत सिंह की सोच पर भी गहरा प्रभाव डाला और इसकी सूचना मिलते ही भगत सिंह अपने स्कूल से 12 मील पैदल चलकर जलियांवाला बाग पहुंच गए थे और शायद उन्होंने तभी देश के लिए मरने की कसम खाई थी। 13 अप्रैल 1919 को हुए उस जलियांवाला बाग हत्याकांड को हमको हमेशा याद रखने की ज़रूरत है। वो दिन हमको हमेशा याद दिलाता रहना चाहिए कि जिस आज़ादी को आज हम बड़ी खुशी से एंजॉय करते हैं, मनाते हैं, फ़ख्र से जीते हैं, उसके पीछे उन निहत थे 1800 शहीदों की जानें हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। नमस्कार, जय हिंद।